हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 29 टॉपिक हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे विस्की फंगस के बारे में, देन हम जानेंगे स्वामी फंड के बारे में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है, कैंटिलन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका विस्की फंगस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1870 में फ्रांस के कॉग्नेक रीजन में, जो इसके आसपास की जो डिस्टिलरीज थी उसके अंतर्गत ये पाया गया। इसके अलावा ये जो यूएस एंड कनाडा सहित जो वर्ल्ड वाइड जो डिस्टिलरीज हैं उसके अंतर्गत ये पनपा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि रिसर्चर ने ये फाउंड किया है जो बोडेनिया जो कंपनियां सेंसस होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है, वह ह्यूमन की हेल्थ को भी रिस्क इसके अंतर्गत जनरेट कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फर्स्ट टाइम 1870 में फ्रांस के कॉग्नेक रीजन में इसको पाया गया था, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि रिसर्चर ने ये पाया है कि जो बोडेनिया कंपनियां सेंसस होता है ह्यूमन की हेल्थ को एक तरीके से रिस्क जनरेट कर सकता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि ये ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करे। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो विस्की फंगस है ये फाउंड हुआ जो कि यूएस का जो काउंटी इन ब्लैक है उस पर इसके सूटी डिपॉजिट्स इस तरीके से पाए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें बिस्की फंगस की, तो बिस्की फंगस को बोडेनिया कंपनियां सेंसस भी कहा जाता है, जो कि इथेनॉल वेपर्स पर ये पनपता है। इसके अलावा ये जो कवर करता है वाइड रेंज ऑफ जो नियर बाय जो सर्फेसेस होती हैं, जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोड के जो साइंस होते हैं, फेंसेस होती हैं, आउटडोर फर्नीचर और कार्स को ये प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से कॉलोनाइज कर सकता है नेचुरल मटेरियल्स को, जैसे कि आपके रॉक एंड जो वेजिटेशन होते हैं उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। और इसको जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1870 में फ्रांस के कॉग्नेक रीजन में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड जो डिस्टिलरीज हैं, जिसके अंतर्गत यूएस एंड कनाडा की डिस्टिलरीज भी शामिल हैं, उसके अंतर्गत ये पनपा। इसके अलावा रिसर्चर ने यह पाया क्या है कि जो ह्यूमन की हेल्थ को ये रिस्क नहीं जनरेट करता, साथ ही साथ इसका जो एक तरीके से प्रभावित करता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको ये प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये फंगस की तरह ट्री पर या जो भी रोड कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होते हैं, फेंसेस होते हैं, उस पर ये फंगस की तरह उस पर जनरेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विस्की फंगस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी फंड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था स्पेशल विंडो फॉर फंडिंग इंस्टॉल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये स्कीम तैयार की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का कि वह प्रोवाइड कराना प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग को फॉर द कंप्लीशन ऑफ जो इंस्टॉल्ड जो हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो इसके अंतर्गत अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं उसको ये फंड प्रोवाइड कराता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो फंड है स्पॉन्सर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मैनेज किया जाता है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड, जो कि एसबीआई बैंक ग्रुप कंपनी का ही ये पार्ट है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो स्कीम है जिसका पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर फंडिंग इंस्टॉल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो ये शुरू की गई थी 2019 में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोवाइड कराता है प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग को, जो कि हमारे अफोर्डेबल और जो मिडिल इनकम हाउसिंग जो कैटेगरीज के अंतर्गत इंस्टॉल्ड जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको एक तरीके से ये फंड प्रोवाइड कराता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो फंड है स्पॉन्सर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। इसके अलावा इसको जो मैनेज किया जा रहा है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड के द्वारा, जो कि पार्ट है स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी का। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 and 2 ओनली।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो स्वामी फंड ने जो इसके अंतर्गत रिसेंटली कंप्लीट किए हैं 20,557 होम्स को, जो कि इसका जो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी तब से अब तक इसमें लगभग 20,500 घरों को बनाया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पेशल विंडो फॉर फंडिंग स्टॉल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और स्वामी फंड स्कीम के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है कि एक जो प्रायोरिटी जो डेब्ट फाइनेंसिंग की जाए, जो भी मिडिल इनकम और जो हाउसिंग कैटेगरीज के अंतर्गत जो स्टॉल जो हाउसिंग जो प्रोजेक्ट हैं, रुके हुए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसको इसके अंतर्गत फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा इसमें जो एक तरीके से एक लास्ट माइल फाइनेंसिंग के रूप में काम करता है स्टॉल प्रोजेक्ट के लिए, और इसको एक तरीके से एक्सटेंड किया गया है कैटेगरी सेकंड ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उसके अंतर्गत इनको रजिस्टर्ड किया गया है। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के अंतर्गत, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेफर करता है एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड को, जिसके अंतर्गत एक तरीके से ये इंडियन भी हो सकता है और फॉरेन सोर्सेज के माध्यम से इसको जनरेट किया जा सकता है, जिसके रूप में एक तरीके से ट्रस्ट के रूप में, कंपनी के रूप में, या एक तरीके से बॉडी इसके अंतर्गत लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में भी इसको जनरेट किया जा सकता है। और ये जो फंड है स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो कि मैनेज किया जाता है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड के द्वारा, जो कि स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी का ही पार्ट है। साथ ही साथ ये जो फंड है कंसीडर किया जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ जो डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट हैं या जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस फंड के इम्पैक्ट के बारे में, तो ये जो फंड ने एक तरीके से 15,530 करोड़ एक तरीके से रेज किया है, और इसका जो उद्देश्य है कि प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग करें, जो कंप्लीशन और उनका जो स्टॉल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट इसके अंतर्गत किया जाए। अगर हम बात करें इन 3 सालों में 2019 से जब इसकी स्टार्टिंग हुई है तब से, तो ये फंड जो कर चुका है लगभग 20,557 घरों को इसके अंतर्गत बनाया जा चुका है, और अगले 3 सालों में इसके अंतर्गत टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के अंतर्गत 81,000 घरों का इसमें निर्माण किया जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फंड की, तो एक तरीके से क्रिटिकल रोल प्ले करता है जो ग्रोथ ऑफ जो मैनी एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि रियल एस्टेट से जो अन्य इंडस्ट्रीज उससे एक तरीके से साझा रूप से लगी हुई हैं, तो उनको भी एक तरीके से इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर्स हैं, और सक्सेसफुली एक तरीके से अनलॉक करता है लिक्विडिटी फॉर मोर देन 35,000 करोड़ की। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्वामी फंड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसको 2020 में कोविड-19 के क्राइसिस के रिस्पॉन्स में इसको सेंटर का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके अंतर्गत 100% गारंटी प्रोवाइड की जाती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा टू द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो 100% ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो बोरोअर्स हैं वे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये 2020 में जो कोविड-19 जो क्राइसिस आई थी उसके रिस्पॉन्स में जो सेंटर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज चलाया गया था उसके पार्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो 100% गारंटी दी जाती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा, जो कि मेंबर लैंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये गारंटी देती है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो 100% जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो बोरोअर्स हैं यानी कि जो लोन लेने वाले हैं वे इसके अंतर्गत माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से हैं। तो इसके अंतर्गत 100% नहीं बल्कि 97% से अधिक जो इसमें बोरोअर्स हैं वे स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस से हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो 97% जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो बोरोअर्स हैं वे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से आते हैं, तो इसके कारण से ये अभी चर्चा में रहा।
ये जो स्कीम थी 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज चलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन द रिस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए, तो इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य है कि इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड कराए जो अनसिक्योर्ड जो लोन है एमएसएमईज को और कंपनीज को अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि जो कोविड-19 के लॉकडाउन्स के दौरान जो भी सफ़र किया था इन इंडस्ट्रीज ने, तो उसको इसके अंतर्गत कम किया जा सके। इसके अलावा ये जो स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि जो फर्म्स को एक तरीके से सहायता देना, उनकी जो वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरतें हैं उसको इसके अंतर्गत पूर्ति करना। साथ ही साथ इसमें जो 100% जो गारंटी दी जाती है वह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा दी जाती है टू द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। और मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत बैंक्स हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, साथ ही साथ एनबीएफसीज भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्रेडिट प्रोडक्ट है विच जो कि गारंटी देता है और प्रोवाइड कराता है अंडर द स्कीम, जिसको गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको गारंटी स्कीम को 1.0, 2.0 और 3.0 और 4.0 के रूप में इसको उस समय लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग फेज के अंतर्गत इसमें अलग अलग सेक्टर्स को इसमें करने का प्रयास किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिटेल की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम है वह किसके लिए चलाई जा रही है और इसको कब लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंप एंड डंप स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पंप एंड डंप स्कीम है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होता है पंपिंग अप करना शेयर प्राइसेस को, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत सोशल मीडिया चैनल्स या वेरियस अदर मीडिया के माध्यम से इसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से इसकी शेयर प्राइस को बढ़ाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके का इलीगल एक्ट है जिसके अंतर्गत इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें प्रमोट करते हैं उनके स्टॉक्स को और इनको बेचते हैं, और इसके अंतर्गत एक बार जब इनकी स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है तो उनको इसके अंतर्गत बेच देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पंप एंड डंप स्कीम है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होता है कि जो शेयर की प्राइसेस हैं वह उसके अंतर्गत बढ़ाई जाती हैं, किसके माध्यम से, जो हमारे मीडिया चैनल सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं या जो वेरियस अदर मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से इसमें भ्रामक जानकारी यानी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस के माध्यम से उनकी जो प्राइस होती है शेयर की उसके अंतर्गत बढ़ाई जाती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये एक इलीगल एक्ट है और इसमें जो इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं एक तरीके से अपने स्टॉक को प्रमोट करते हैं, और जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है तो अपने जो शेयर उन्होंने खरीद रखे होते हैं उसको इसके अंतर्गत बेच देते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो पंप एंड जो डंप स्कीम है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, रिसेंटली उसने जो 31 एंटिटीज हैं जिसके अंतर्गत जो एक्टर हैं अरशद वारसी और उनकी जो वाइफ हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट से उन्होंने इसके अंतर्गत बार कर दिया है, यानी कि वह इसके अंतर्गत सिक्योरिटी मार्केट के अंतर्गत परचेज या इसके अंतर्गत सेल नहीं कर सकते। और ये पाया गया जो पंप एंड डंप स्कीम होती है जो कि एक इलीगल एक्ट है, इसके अंतर्गत होता क्या है, जो सेबी ने इसमें पाया कि जो प्राइसेस हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 2 ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स के जैसे कि साधना एंड शार्प लाइन के, तो वह इसके अंतर्गत पंप एंड डंप स्कीम के द्वारा इसको बढ़ाया गया। जो पंप एंड डंप स्कीम है एक तरीके से मैनिपुलेटेड स्कीम होती है कैपिटल मार्केट के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होता है पंपिंग अप द शेयर प्राइसेस, और फिर जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो इसके अंतर्गत उसको फिर डंप कर दिया जाता है उन शेयर्स को। इसके अंतर्गत 3 स्टेप प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई स्टॉक है, इसके अंतर्गत कुछ शेयर्स हैं, उनकी प्राइस कम है तो उस समय इसके अंतर्गत जो पर्सन के द्वारा उन शेयर्स को बाय किया जाता है उसके अंतर्गत अपनी सिग्निफिकेंट होल्डिंग उसके अंतर्गत उन शेयर्स की इसके अंतर्गत वह जनरेट कर लेता है। तो मान लीजिए उसने 100 शेयर्स की उसने इसके अंतर्गत होल्डिंग कर ली, फिर इसके बाद करते क्या है वे जो वेरियस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक तरीके से ये बूस्ट करते हैं उनकी प्राइस ऑफ स्टॉक्स को, जो भी इन्होंने जो स्टॉक का जो प्राइस जो शेयर खरीद रखे हैं उनकी, साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग वे फॉल्स और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से देते हैं और लोगों को उसके लिए प्रेरित करते हैं कि ये जो स्टॉक है उसके अंतर्गत वह इन्वेस्ट करें।
और जब इनकी जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ये सारे जो कई सारे लोग इसके अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं, तो इस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है और जो उनकी होल्डिंग इन्होंने जो मिनिमम प्राइस पर कर रखी होती है, जब शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, तब उस समय पर ये अपने शेयर को जो भी इन्होंने जैसे 100 शेयर खरीद रखे थे, तो उनको इसके अंतर्गत डंप करके अपना प्रॉफिट इसके अंतर्गत जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन 3 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स हैं इसके अंतर्गत पंप एंड डंप स्कीम के माध्यम से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो सेबी का इसके ऊपर स्टैंड ये है कि जो पंप एंड जो डंप ऑपरेशन है एक तरीके से पूरी तरीके से इलीगल है। साथ ही साथ जो सेबी की जो टर्म है इस स्कीम से संबंधित कि ये एक तरीके से फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसके अंतर्गत जो कि सैंक्टिटी है, आपकी जो पवित्रता है इंडियन कैपिटल मार्केट की, उसको एक तरीके से ये हैम्पर करता है। साथ ही साथ जो अरशद वारसी का जो केस है इसके अंतर्गत जो एक्टर अरशद वारसी और उनकी जो वाइफ को एक तरीके से ऑफलोडिंग करने के लिए शेयर के साथ ही साथ जो कंपनी के अंतर्गत उनकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व थे, यानी कि इसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से उन शेयर्स की प्राइस को ये बढ़ा रहे थे, तो इसके लिए इसके अंतर्गत इस केस में पाया गया। साथ ही साथ इसमें जो यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द एडवाइजर, और जो मनी बाइस, इसके अंतर्गत एक तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग न्यूज़ फैलाते थे, और इससे संबंधित जो साधना एंड जो शार्पलाइन एक तरीके से इन्होंने जो बिग प्रॉफिट बनाया है इसके शेयर्स का, तो इसके अंतर्गत उससे संबंधित ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला के इसके शेयर्स के प्राइस को इसके अंतर्गत बढ़ाते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें एमएमडी की, तो एक होता है मिसलीडिंग मैसेज डिसमिनेटर, जो कि इस अंडर द सेबी गाइडलाइन के अनुसार जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन फैलाता है, यानी कि जो अरशद वारसी और उनकी वाइफ के द्वारा जो इंफॉर्मेशन फैलाई गई, तो इस तरीके का वो उनको कहा जाता है मिसलीडिंग मैसेज डिसमिनेटर। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पंप एंड डंप स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंटेलन इफेक्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कैंटेलन इफेक्ट है एक तरीके का मॉनेटरी फिनोमेना होता है, जिसके अंतर्गत जो इनिशियल जो रिसिपेंट्स होते हैं नई मनी के, वह एक तरीके से उनको डिसप्रोपोर्शनेट यानी कि उनको एक तरीके से अनुपातहीन लाभ प्राप्त होता है, जबकि जो लेटर यूजर्स होते हैं उसके अंतर्गत उन्हें इसके डिमिनिशिंग इफेक्ट यानी कि कम प्रभाव का सामना करना पड़ता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो टर्म फर्स्ट टाइम इसमें दी गई थी रिचर्ड कैंटेलन के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो इम्पैक्ट है मॉनेटरी इन्फ्लेशन का, ये एक तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कैंटेलन इफेक्ट है एक तरीके का मॉनेटरी फिनोमेना होता है, जिसके अंतर्गत जो इनिशियल रिसिपेंट्स होता है उसके अंतर्गत जो न्यू मनी वो रिसीव करता है उसका एक तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट होता है, साथ ही साथ जो लेटर यूजर्स होते हैं उसका इसके अंतर्गत अनुपात कम हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो टर्म फर्स्ट टाइम दी गई थी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटेलन के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो इम्पैक्ट है मॉनेटरी इन्फ्लेशन का वह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उन्होंने एक तरीके से टैकल कर रहे हैं स्लो डाउन, जिसके अंतर्गत क्रिएट किया गया था कैंटेलन इफेक्ट के द्वारा। तो इसके अंतर्गत वे एक तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके के इस फाइनेंशियल मेजर्स को समझकर। अगर हम बात करें कैंटेलन इफेक्ट की, तो कैंटेलन इफेक्ट एक तरीके से रेफर करता है, और ये जो आइडिया है जिसके अंदर जो मनी सप्लाई है इन द इकोनॉमी वे एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है परचेसिंग पावर एमंग द पीपल के अनुसार, और ये एक तरीके से डिस्टर्ब कर देती है रिलेटिव प्राइस ऑफ जो गुड्स होती हैं और जो सर्विसेज होती हैं, एक तरीके से मिस एलोकेशन होता है जो स्कार्स ऑफ द रिसोर्सेज का। साथ ही साथ ये जो कैंटेलन इफेक्ट है एक तरीके से 18th सेंचुरी में आया था, जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे रिचर्ड कैटेलन के द्वारा इसको दिया गया था, जिन्होंने पब्लिश की गई थी इनकी अपने आइडिया को, उनकी जो बुक थी ऐसे ऑन द नेचर ऑन द ट्रेड इन जनरल के अंतर्गत। इसको अगर हम डिटेल में समझे तो एक होती है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो ओवरऑल जो मनी सप्लाई है, जो कि जैसे कि सेंट्रल बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा मार्केट के अंतर्गत कोई मनी इन्फ्यूज की गई है, तो एक तरीके से जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंतर्गत वह उसके अनुपात में ही जितनी मनी इसके अंतर्गत एक तरीके से इन्फ्यूज की गई है, तो उसी के प्रपोर्शन में जो राइसेस होंगी जो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज की वह इसके साथ में ही बढ़ती है।
यानी कि हम इसके अंतर्गत 2 टाइम्स अगर इसमें मनी सप्लाई करेंगे तो जो प्राइसेस होंगी वे भी 2 टाइम्स इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। और इसके अंतर्गत जो टोटल अमाउंट और जो मनी है, इकोनॉमी एक तरीके से प्ले करता है एक क्रूशल रोल इनका डिटरमाइनिंग द जनरल प्राइस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका एक तरीके से मानना है कि जैसे भी कोई मनी इसके अंतर्गत इन्फ्यूज की गई है इकोनॉमी के अंतर्गत, तो वह इवनली इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी लोगों पर, और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग जो वस्तुओं और जो सर्विसों के जो प्राइसेस हैं वे भी उसके अंतर्गत इवनली उसके अंतर्गत बढ़ते हैं। लेकिन कैंटिलन इफेक्ट का ऐसा मानना नहीं होता। अगर हम बात करें कैंटिलन इफेक्ट की, जैसे कि 100 करोड़ रुपए अगर मार्केट में इन्फ्यूज किए जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सबकी जो कैपेसिटी है जो भी परचेस करने की, उनकी जो परचेसिंग पावर जो कैपेसिटी है उसके अंतर्गत, जैसे कि 4% अगर मान ले तो ए बी सी डी, तो इनकी जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वह इनकी अच्छी है और डी की परचेसिंग पावर कैपेसिटी इसके अंतर्गत कम है। तो इसके अंतर्गत जो भी 100 करोड़ इसके अंतर्गत दिए गए वे 25 करोड़ ऐसा जो पहले जो क्वांटिटी थ्योरी है तो उसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 25 करोड़ 25 करोड़ और 25 करोड़ इनके अंतर्गत एक तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और एक तरीके से सेम इसके अंतर्गत जनरेट करेगा जो प्राइस लेवल होंगे जो गुड्स के या सर्विस के। लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि ये इनकी जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी अलग होने के कारण ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी कि किसी के पास 50 करोड़, किसी के पास 20 करोड़, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास कुछ भी इसके अंतर्गत जनरेट नहीं होगा। इसको मान लीजिए 40 करोड़, तो इसके अंतर्गत ये जो गुड्स और जो सर्विसेज परचेज करेंगे तो वे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होंगी कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज तो वे एक साथ परचेज नहीं करेंगे, तो जिन इन पर वे इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट में तो उनकी जो प्राइजेस होंगी, और जिन पर वे परचेज नहीं करेंगे स्टार्टिंग टाइम पे, जैसे सी और डी पर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसके अंतर्गत जो ए एंड बी की जो प्राइजेस होंगी वे रिलेटिवली इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाएंगी। जबकि जो अनदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस इसके अंतर्गत एक तरीके से नहीं बढ़ पाएंगी, और एक तरीके से इन्होंने जो एक प्राइस बढ़ा दी है इन गुड्स की, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वह इस वाले जो डी ने इसके अंतर्गत कोई भी योगदान नहीं दिया है उसके लिए भी इसको बढ़ी हुई प्राइस पर वह इसके अंतर्गत वस्तु या सर्विसेज को इसके अंतर्गत अवेल करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत माना जाता है कि ये जो इन्फ्यूज की जाती है मनी वे एक तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मार्केट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो इसमें जो मनी सप्लाई होती है एक्सपेंड होती है, एक तरीके से जो फ्रेश मनी इसके अंतर्गत दी गई है वह इसके अंतर्गत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत। इसमें जो फ्रेश मनी होती है इंजेक्ट की जाती है और कोई पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि हमने बात की थी ए बी सी, तो उसके अंतर्गत फर्स्ट और इसके अंतर्गत जो दी सेक्शंस हैं इकोनॉमी के अंतर्गत वे इन रिसोर्सेज से इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इन अदर वर्ड्स में जो मनी सप्लाई की गई है एक्सपेंड की गई है उनकी जो परचेजिंग पावर है पीपल्स की, उसके अंतर्गत ये एक तरीके से सोसाइटी के अंतर्गत जो वस्तुओं की और जो सर्विसेज की कॉस्ट है वे अदर सोसाइटी मेंबर्स के लिए भी बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इसमें जो फर्स्ट रेसिपेंट होंगे जो फ्रेशली क्रिएटेड जो मनी सप्लाई है उसके अंतर्गत जो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ही वे परचेस करेंगे, जिसके माध्यम से जो प्राइसेस ऑफ द दो गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने फर्स्ट टाइम इसके अंतर्गत परचेज किया है तो उनकी प्राइस इसके अंतर्गत बढ़ जाएगी। और ये एक तरीके से फ्रेशली क्रिएटेड जो मनी है एक तरीके से जो नीचे तक अगर इसे पहुंचना है, यानी कि नीचे तक इसे परकुलेट होना है, तो इसके अंतर्गत जो इसकी वस्तु एंड जो सेवा की जो इकोनॉमी के अंतर्गत जो प्राइसेस हैं वे एक तरीके से इसमें प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर का जो डिस्टर्बेंस है रिलेटिव प्राइस का, यानी कि जो प्राइजेस हैं ए एंड बी की जैसे कि हमने बात की थी, तो इनकी जो प्राइजेस हैं इसके अंतर्गत बढ़ जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ सी एंड डी के। तो इसके अंदर का जो फ्रेश मनी इसके अंतर्गत इंजेक्ट की गई थी इकोनॉमी में, तो ये एक तरीके से जो इकोनॉमिस्ट पहले जो सोचते थे इस थ्योरी के अनुसार, यानी कि क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार कि वह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो इसके अंतर्गत वह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती और अलग अलग वस्तुओं पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ अलग अलग पर्सन्स पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट देखा जाता है। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट के बारे में, तो एक तरीके से वेल्दी एक तरीके से इनइक्वलिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ इसमें कुछ प्रिविलेज जो इंडिविजुअल्स होते हैं वह इसका फ़ायदा उठा पाते हैं और उससे जो न्यू मनी इसके अंतर्गत इन्फ्यूज की गई है उसको इसके अंतर्गत फ़ायदा उठा लेते हैं और वह एक तरीके से
अपनी वेल्थ को इसके अंतर्गत बढ़ा लेते हैं, जिससे कि और उसके जो जनरल पब्लिक को उसका फ़ायदा हो उससे पहले वे इसके अंतर्गत फ़ायदा उठा लेते हैं। साथ ही साथ इसमें जो नई मनी इसके अंतर्गत इन्वेस्ट की गई है, स्पेंड की गई है इनिशियल स्पेंड के द्वारा, तो वह एक तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जनरेट करता है इकोनॉमी के अंतर्गत, और जो कि इम्पैक्ट करती है परचेसिंग पावर ऑफ एवरीडे जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जनरल पब्लिक की, तो उसको भी वह प्रभावित करती है। इसके अलावा जो कैंटिलन इफेक्ट है एक तरीके से बाइडली एक तरीके इकोनॉमिस्ट के थ्रू एक तरीके से ये बताता है कि और जो एक्सपेंशनरी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मनी को इन्फ्यूज करके ऐसा कहा जाता है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके एक तरीके से उसका ये क्रिटिसाइज करता है। साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि एक तरीके से जो एग्रीगेट स्पेंडिंग होती है सभी की, और एक और इसमें जो एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वे कंपेंसेट करती है, ड्रॉप करती है एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड के कारण। यानी कि जब इकोनॉमी में जब मंदी आती है तो उस समय ऐसा माना जाता है कि मार्केट के अंतर्गत वस्तुओं की डिमांड कम हो गई है, तो जो एक्सपोनेंशियरी पॉलिसी के माध्यम से जो आरबीआई हो या कोई सेंट्रल बैंक होता है तो उसके माध्यम से इसके अंतर्गत मनी को इन्फ्यूज किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंतर्गत मंदी को इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे मनी जाएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण से वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा इसका जो ट्रेडिशनली माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान में रखें जो कैंटिलन इफेक्ट को, तो एक तरीके से एक जो एक्सपोनेंशियरी इसमें जो पॉलिसी अपनाई जाती है वह एक तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट इसके अंतर्गत नहीं होती। और अगर हम बात करें कैंटिलन के कंट्रीब्यूशन की, तो एक तरीके से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको इनकरेज करता है कि वे जो मनी सप्लाई की जा रही है सेंट्रल बैंक के द्वारा उसके रियल इफेक्ट को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें इन द इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कैंटिलन इफेक्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलियन बैरे सिंड्रोम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके का रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत जो इम्यून सिस्टम होता है वह मिस्टेकनली जो खुद का ही इम्यून सिस्टम है वह मिस्टेकनली इसके अंतर्गत अटैक करने लगता है जो पार्ट ऑफ द पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर, और जो नेटवर्क ऑफ जो नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि लोकेट होते हैं आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक कंटेजियस और इनहेरिटेड है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जीबीएस है एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है किसी को भी, लेकिन इसका एक तरीके से स्ट्राइक करता है इन एनी एज और बोथ सेक्सेस, और जो इक्वली प्रोन है इस डिसऑर्डर के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके का रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत जो उसका खुद का इम्यून सिस्टम होता है वह मिस्टेकनली वह अटैक करने लगता है पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम नेटवर्क ऑफ द नर्व्स लोकेटेड जो आउटसाइड होती हैं ब्रेन्स और स्पाइनल कोड पर, तो ये इनको ही अटैक करने लगता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये कंटेजियस नहीं होता और ना ही ये एक तरीके से इनहेरिटेड होता है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा ये अफेक्ट कर सकता है किसी को भी और एक तरीके से किसी भी एज ग्रुप और बोथ सेक्सेस, और इसके अंतर्गत एक तरीके से ये इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये कहा है कि जो नई वैक्सीन तैयार की जा रही है रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस के लिए, तो वह एक तरीके से एल्डरली जो पीपल हैं उसके अंतर्गत जो गुलियन बैरे सिंड्रोम है उसकी रिस्क को ये बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें जो रेस्पिरेटरी जो सिंसाइटिकल जो वायरस होता है वह एक तरीके का हाईली कंटेजियस वायरस होता है, जो कि एक तरीके से फ्लू लाइक बीमारी देता है, और इसके अंतर्गत सभी एजेस को ये प्रभावित करता है, और इसकी जो सीवियरिटी है सभी एज में देखी जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें अभी इसकी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन इसके लिए अभी तैयार नहीं हो पाई है। तो ये बात की हमने रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में, तो ये एक तरीके का रेयर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही गलती से उसी के एक तरीके से जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम नेटवर्क ऑफ नर्वस जो कि लोकेटेड होती है आउटसाइड द ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड से, तो उनको वह एक तरीके से इम्पैक्ट करने लगता है, उन्हीं पर ये हमला करने लगता है।
अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की, तो जो गुलियन बैरे जो सिंड्रोम है एक तरीके से काफ़ी माइल्ड भी हो सकता है और साथ ही साथ इसकी एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि ये एक तरीके से उस व्यक्ति में पैरालिसिस जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ एक तरीके से इस व्यक्ति को उस स्थिति में भी पहुंचा सकता है कि वह एक इंडिपेंडेंटली अपनी सांस भी ना ले सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये अफेक्ट कर सकता है किसी को भी, लेकिन इस ये एक तरीके की इसका जो एज ग्रुप है जिसके अंतर्गत जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये एडल्ट्स और जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ दोनों जो सेक्सेस होते हैं जिसमें महिला और जो पुरुष दोनों के लिए एक तरीके से इससे प्रभावित होने की संभावना होती है। साथ ही साथ ये एक जो एस्टिमेटेड है जो अफेक्ट करता है 1% इन अ 1 लाख ईच ईयर, यानी कि ये हर साल में 1 लाख लोगों में से केवल एक को ही ये प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये कंटेजियस नहीं है, साथ ही साथ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया गुलियन बैरे सिंड्रोम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक तरीके का 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके अंतर्गत एवरी पीस ऑफ जो ज्वेलरी है एट द टाइम ऑफ द हॉलमार्किंग, इसके अंतर्गत यूनिक आइडेंटिफायर हर गोल्ड आइटम पर इसको लगाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो HUID है एक तरीके से इजी बना देता है कि इसको इंडिविजुअल जो पीस है उसको ट्रेस किया जा सके उस ज्वेलरी को, साथ ही साथ ये गारंटी देता है उसकी क्वालिटी की। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका उद्देश्य है कि इंश्योर करना प्योरिटी ऑफ हॉलमार्क जो ज्वेलरी की, और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके की मेल प्रैक्टिसेस या कदाचार की इसमें एक तरीके से चेक इसके अंतर्गत करना। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके का नंबर है जो कि 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो कि हर पीस ऑफ ज्वेलरी को इसके अंतर्गत किया जाता है एट द टाइम ऑफ होल मार्किंग के समय, और इसको हर एक ज्वेलरी आइटम को इसमें यूनिक आइडेंटिफायर नंबर इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये एक तरीके से इजी करता है इंडिविजुअल पीस ऑफ ज्वेलरी को ट्रेस करने के लिए, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। साथ ही साथ एक इंश्योर करता है उसकी प्योरिटी और किसी भी तरीके की उसमें मेल प्रैक्टिस नहीं की गई है, तो ये भी इसके अंतर्गत इंश्योर इसके द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसने नोटिफाई किया है कि जो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद विथआउट द HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना इसको नहीं बेचा जा सकता। अगर हम बात करें, ये एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि हर पीस ऑफ ज्वेलरी को एट द टाइम ऑफ होल मार्किंग उसके लिए हर एक ज्वेलरी के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, साथ ही साथ उसको इस ज्वेलरी पर स्टाम्प किया जाता है यूनिक नंबर को मैनुअली एट द एसेइंग, साथ ही साथ होल मार्किंग जो सेंटर होता है उसको भी इसके अंतर्गत लगाया जाता है। साथ ही साथ HUID इसके अंतर्गत जो कि इजी होता है एक तरीके से इंडिविजुअल पीस ऑफ ज्वेलरी को ट्रेस किया जा सके, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करता है। ये एक तरीके का होल मार्किंग है, रजिस्ट्रेशन है ज्वेलरी का जो कि ऑटोमेटिक है और इसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका उद्देश्य है कि एक तरीके से प्योरिटी को इसमें सुनिश्चित करना, साथ ही साथ जो चेक हैंड किसी भी तरीके की मेल प्रैक्टिस इसके अंतर्गत नहीं की गई है उसको ये सुनिश्चित करता है, और ये एक तरीके का सिक्योर सिस्टम होगा जो कि किसी भी तरीके की प्राइवेसी को प्रभावित नहीं करेगा व्यक्ति की, साथ ही साथ उनकी एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को भी सुनिश्चित करेगा, और इनका जो एक तरीके से स्पेक्टर राज का जो चांस है उसको भी एक तरीके से खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हॉलमार्क की, तो हॉलमार्क एक तरीके का गोल्ड ज्वेलरी के द्वारा गोल्ड ज्वेलरी पर एक तरीके से अफेक्ट किया जाता है, और ये किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से। इसके अलावा ये अश्योर करता है इसकी फाइननेस एंड प्योरिटी को। ये एक BIS जो हॉलमार्क होता है कंसिस्ट करता है 3 सिंबल्स को, जिसमें एक तरफ BIS का लोगो होता है, साथ ही साथ इसमें जो सिंबल होते हैं प्योरिटी एंड फाइननेस ऑफ द जो ज्वेलरी होती है उसके लिए, साथ ही साथ इसमें HUID नंबर भी इसके अंतर्गत दिया जाता है।
इसके अलावा इसमें किसी भी गोल्ड ज्वेलरी को 100% गोल्ड से नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें अलग अलग प्योरिटी होती है और जिनके एक तरीके से इन कैटेगरीज को 3 कैटेगरीज में इसमें बताया जाता है, जिसमें 22K916 जो होता है उसका मतलब होता है 22 कैरेट गोल्ड, यानी कि इसके अंतर्गत 91.6% गोल्ड इसके अंतर्गत होता है। इसी तरीके से अन्य 2 कैटेगरी होती है जिसमें 75% गोल्ड और 58.5% गोल्ड इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक तरीके की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। यह इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो एक्ट है 1986 का, उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये इफेक्ट में आया था 23 दिसंबर 1986 से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्मली एक तरीके से पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में जानी जाती थी, जो कि सेटअप की गई थी अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज इन द 1946 में। ये जो ISI थी जो उसको रजिस्टर्ड किया गया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। अभी जो नया जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2016 का, वह एक तरीके से फोर्स में आया जो 12 अक्टूबर 2017 से, और ये एक तरीके से जो एक्ट है इस्टेब्लिश करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स का इसके अंतर्गत लोगो होता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड की, जिसकी हमने बात की 916 जो कि 22 कैरेट के लिए किया जाता है। इसी तरीके से ऐसे सेंटर का भी इसमें एक लोगो होता है और ये ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। चलिए इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।